नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। कश्मीर में एक बार फिर बीजेपी के नेता निशाने पर आए हैं। कुलगाम में यह घटना हुई जहां पर बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। सरकार ने इसे कायराना हरकत ठहराते हुए कहा कि कातिल नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की इस घटना की निंदा की। निशाने पर बीजेपी नेता, बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव समेत 2 अन्य नेताओं की भी हत्या की गई। घात लगाकर आतंकवादियों ने यह हमला किया जिसमें इन तीनों नेताओं की मौत हो गई। कश्मीर में फिर आतंकियों का खूनी खेल, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या, आतंकियों के हॉटस्पॉट कुलगाम पर शिकंजा। सियासी लिहाज से ऐतिहासिक बदलावों से गुजर रही धरती की जन्नत एक बार फिर खून से लाल हुई। सुरक्षा बलों के आगे पस्त हो रहे आतंकियों ने निराशा में आपा खोते हुए खूनी खेल खेला। साउथ कश्मीर के काजीगुंड में आतंकियों ने इसी कार में सवार बीजेपी के 3 नेताओं पर सामने से गोलियां बरसा दी जब वो घर जा रहे थे। आतंकी हमले में बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की मौत हो गई। फिदा हुसैन के साथ हमले में मारे गए नेताओं के नाम उमर राशिद बेग और उमर रमजान हैं। तीनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। बीजेपी ने साफ कहा है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं वो निशाने पर हैं। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, मैं इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। ये उनकी कायराना हरकत है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में बीजेपी के नेता हाल के कुछ हफ्तों में आतंकियों के निशाने पर आए हैं। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी जिला भाजपा अध्यक्ष गुलाम कादिर राथर को मार दिया गया था। ये भी महज संयोग था कि एनआईए ने कुलगाम में ही आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ घरों की तलाशी ली गई थी लेकिन कुछ घंटों बाद ही आतंकियों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ कमलजीत संधू, आज तक। बातचीत की हम शुरुआत करें। अपने मेहमानों से आपका मैं तारुफ कराऊं, उससे पहले मैं इन 3 नामों का जिक्र एक बार फिर करना चाहूंगी। फिदा हुसैन, उमर रमजान, उमर राशिद बेग। ये 3 नाम सिर्फ बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं है बल्कि ये उस कश्मीरी युवा के नाम है जो कश्मीर के लिए भविष्य थे, जो अपना भविष्य तो तलाश ही रहे थे लेकिन कश्मीरी युवाओं के लिए भी राजनीति की दुनिया में एक नया रास्ता खोल रहे थे। लेकिन उन्हें बदले में मिलता क्या है? उनकी विचारधारा के लिए उन्हें निशाना बनाया जाता है। युवा नेताओं को जिस तरह से निशाना बनाया गया, घात लगाकर हमला किया गया, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए घात लगाकर हमला किया गया। मौत के घाट आतंकवादियों ने उन्हें उतार दिया। और इसीलिए आज तक पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह की जो पॉलिटिकल टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है वो क्यों हो रही है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, हालात कैसे सुधरेंगे। अलग अलग पक्षों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। सरदार आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ हैं, डॉक्टर हरबख्श सिंह पीडीपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी साहब भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं और सुशील पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। रूट्स इन कश्मीर आप चलाते हैं और कश्मीरियों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले सरदार आरपी सिंह जी, मैं आपका रुख करूंगी। स्पेसिफिकली अगर इस साल की बात करें, साल 2020, अब तक 9 बीजेपी के नेताओं को मौत के घाट उतारा गया है कश्मीर में। बेहद तकलीफ होती है कि धरती का स्वर्ग जिस जगह को कहा जाता है वो आतंक का पर्याय बनता दिखाई दे रहा है। और बीते कई सालों में जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद भी तस्वीर तो बदली नहीं है।
मां रो रो के बेहाल है। तस्वीर इस वक्त कैमरे पर हम दिखा रहे हैं। युवाओं के लिए जो एक रास्ता खुल रहा था मेन स्ट्रीम में आने का, अगर उसे इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, इस तरह से दहशत का व्यापार होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कैसे इसे रोका जाएगा? कैसे इंश्योर करेंगे आप ये आगे ऐसा ना हो? आरपी सिंह जी। हाँ जी, एक बात बड़ा स्पष्ट समझे, ये कोई विचारधारा के कारण से, आपने कहा विचारधारा, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल विचारधारा, वो देश के लिए खड़े थे वहां पर। ये जो अभी 15 अगस्त को वहां पर तिरंगा लहराया गया, हर गांव में, हर घर पे, बस्ती में तिरंगा लहराया गया, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। बेशक हमारी पार्टी के लोग हो, परंतु वो ऐसे लोग हैं जो देश की लड़ाई लड़ते हैं वहां पर खड़े होकर। और ये जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, बेशक वो फिजा हुसैन और उमर राशिद हो, उमर हन्नन हो, चाहे वो वासिम बाहरी पहले हो, साजिद अहमद हो, चाहे वो अब्दुल हामिद हो, कि जितने लोगों पर हमले हो रहे हैं इस प्रकार, वो हमले तो पॉलिटिकल विचारधारा के कारण से नहीं हो रहे। उनको है कि जो व्यक्ति वहां तिरंगा उठाएगा, जो भारत की बात करेगा, वो ये उसके खिलाफ उनका खुला युद्ध है। और हमारी लड़ाई है लगातार, और इस लड़ाई में हमको कामयाब होना है। और वहां पर ये स्पष्ट दिखता है कि वहां पे इस प्रकार के लोग हैं जो आतंकवाद का विरोध करते हैं। ये जितने लोगों की हत्या की जा रही है, जितने राजनीतिक लोगों की हत्या की जा रही है, निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है, ये स्पष्ट दिखाता है कि वहां पर आतंकवाद का कड़ा विरोध है और आतंकवाद के विरोध में वहां लोग खड़े हैं। आप सोचिए, हमारे वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट में युवा मोर्चा की कार्यकारिणी के सदस्य मारे गए हैं, मतलब युवा मोर्चा के महामंत्री मारे गए हैं, तो उनको शहीद किया गया। तो वो शहीद हुए, और स्पष्ट है कि हमारी पार्टी वहां नीचे खड़ी है और देश के लिए खड़ी है। वो बाकी जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव बिल्ड करती हैं और वो इस प्रकार के बयान देती हैं जिससे वहां के लड़के गलत रास्ते पर चलते हैं, जब आतंकवाद को सहारा मिलता है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है, जो कहते हैं कि 370 और 35 से जब तक मिलेगा नहीं, हम शांति बैठेंगे या हम तिरंगे का मान सम्मान नहीं करेंगे। ये उनके खिलाफ लड़ाई है जो तिरंगे का मान सम्मान नहीं करते। आरपी सिंह जी, देखिए दावा ये था, आरपी सिंह जी, दावा ये था कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद, अब तो 1 साल भी पूरा हो चुका है, दावा ये था कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं, वहां पर हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, ये नया कश्मीर बनने की दिशा में जो है बहुत प्रभावी कदम है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ रही हूं। उन्होंने ये बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2020 में कश्मीर घाटी में अब तक 75 सफल ऑपरेशन करके 180 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। इस बात का खुलासा उन्होंने श्रीनगर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पुलिस के अनुसार 2020 में ऑपरेशन के दौरान सिर्फ एक नागरिक की मृत्यु एक्टिव ऑपरेशन के दौरान हुई, जो इस बात का सबूत है कि लोग अब सुरक्षा बलों के साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसके बावजूद जिस तरह की ये टारगेटेड किलिंग हम देख रहे हैं जमीन पर, 3 युवा नेताओं को वहां पर निशाना बनाया गया है, और ऐसे वक्त में निशाना बनाया गया जबकि उसी दिन सवेरे कुलगाम में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही थी। भनक तक नहीं मिली कि इस तरह का आतंकवादी हमला होने वाला है। चूक तो हुई है ना, ये तो आप मानेंगे। एक कल वहां पर फवाद चौधरी ने क्या बयान दिया है उनके पार्लियामेंट में, उन्होंने तो कहा हमने पुलवामा कराया था। तो ये तो युद्ध है, ऑनगोइंग युद्ध है। पाकिस्तान की ओर से हमारे क्षेत्र में लगातार निरंतर युद्ध छेड़ा गया है, और ये बार बार आतंकी भेजते हैं वहां से, और हमारी फोर्सेस लगातार, आपने भी बताया 180 की संख्या गिनाई, लगातार हमारी फोर्सेस उनको ढेर करती है उन पे। और परंतु आप ये भी नोट करें कि वहां पर लोकल कोऑपरेशन कितना पुलिस के साथ बड़ा है, पुलिस के साथ कितना सहयोग देना शुरू कर दिया लोकल्स ने। ये बड़ा स्पष्ट दर्शाता है कि वहां पर आज आतंकवादियों के विरोध में लोग खड़े हैं, और उनके भी विरोध में खड़े हैं जो जवाब ले रही हूं। लेकिन उससे पहले रविंद्र रैना जी जो है उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद एक तरफ वो परिवार से मिलने जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा सुनिए। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज
कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बले वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है, नमन करता है। सुशील पंडित जी, चर्चा में आइए। आर्टिकल 370 हटने के 1 साल के बाद भी जमीन पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। अगर कोई अपना भविष्य किसी और दिशा में संवारना चाहता है कश्मीरी युवा, तो कश्मीरी युवा ही आकर उसको मार रहा है। क्या बदला है? लगभग कुछ भी नहीं बदला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जमीन पर स्थितियां वैसी की वैसी इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने एक बहुत बड़ा बदल घोषित किया था पिछले वर्ष, उनको आगे सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है। हाथ पे हाथ धरे बैठे पिछले 15 महीनों में पहला निर्णय लिया गया कि आप अब वहां नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कुछ शर्तों के साथ खरीद सकते हैं। 15 महीने लग गए इस निर्णय को होने में। और उससे पहले एक उलट निर्णय लिया गया कि जो वहां 15 साल से रह रहे हैं केवल वही वहां के स्थायी नागरिक होंगे। आप 370 को पिछले दरवाजे से वापस ला रहे हैं। आपने अभी नाम लिया वसीम बारी का, जिसकी जुलाई में अपने पिता और भाई के साथ हत्या कर दी गई थी। गवर्नर का शासन है प्रदेश में। उन 3 व्यक्तियों को, देशभक्तों को, अपने स्थानीय कब्रिस्तान में कब्र बनाने के लिए जगह नहीं मिली। उनका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी सामने नहीं आया। इस देश में हमारी आर्मी पाकिस्तान के मारे गए सैनिकों के लिए जनाजे पढ़ने के लिए मौलवी तो जुटा लेती है, लेकिन कश्मीर में देशभक्त मारा जाता है तो उसका जनाजा कोई पीएसओ पढ़ता है और उसको अपने स्थानीय कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती। जेसीबी बुला के उसके खेत में 3 खबरें बनाई जाती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवादी इसके लिए जिम्मेदार हैं, वहां के समाज के अंदर अभी इतनी नफरत भर दी गई है कि एक मारे गए निर्दोष और निहत्थे व्यक्ति को अपने स्थानीय कब्रिस्तान में जगह नहीं दे पाती। भाजपा के शासन में भाजपा के नेताओं को जगह नहीं मिल पाई। तो हम किस बात से, किस चुनौती के सामने खड़े हैं, इसका कम से कम आकलन ठीक कीजिए। आए दिन मंत्रोच्चार की तरह बदला लिया जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, सुन सुन के कान पक गए हैं। वहां पर देशभक्त के जान की 2 कौड़ी की कीमत नहीं रह गई है। रहना मुश्किल हो गया है लोगों का। सुशील पंडित जी, जो ये सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं, माजिद हैदरी साहब, सुशील, ठीक है, आरपी सिंह जी आपके पास में आऊंगी। माजिद हैदरी साहब, कश्मीर में जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, इस साल सफल ऑपरेशन हुए, मैंने दिलबाग सिंह जी का स्टेटमेंट भी अभी यहां पर कोट किया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है, पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी कहते हैं कि पुलवामा जैसा हमला इमरान सरकार की बड़ी अचीवमेंट है। और कश्मीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक कश्मीरी युवा दूसरे कश्मीरी युवा पर बंदूक तान रहा है, उसको मौत के घाट उतार रहा है। आतंक की इस साजिश पर खड़े होंगे आप सरकार के साथ? खुलकर कहेंगे, खुलकर निंदा करेंगे इस बात की? देखिए मीनाक्षी साहिबा, सबसे पहले तो ईद ए मिलाद की सबों को मुबारक। देखिए, जो गम का जो अवसर है कि जो 3 जो यहाँ पे भाजपा के लीडरों को मारा गया है, देखिए मैं एक चीज बता दूं, जो भाजपा अपने लीडर्स की जान नहीं बचा पाई है, उस भाजपा ने अब कहा है कि सारे हिंदुस्तान के लोग आके जमीन लें। सुशील पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जिन भाजपा के 3 लीडर्स को, वसीम बारी और उसके बाप और भाई को अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, वहां पे भाजपा कहती है पूरे देश भर के लोगों को कि तुम लोग आओ और जमीन खरीदो। मतलब बलि का बकरा कश्मीर में भाजपा के लिए हर एक बने। अब भाजपा तो कोई कमजोर पार्टी तो है नहीं, भाजपा तो इतनी ताकतवर पार्टी है कि भाजपा ने तो बिहार के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान से बयान निकलवाया कि बालाकोट ये पुलवामा अटैक किसने किया था और टांगे किसकी कांपी थी। भाजपा तो बड़ी ताकतवर पार्टी है, लेकिन चूंकि हर एक ने बलि का बकरा बनना है, इसलिए भाजपा को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। आपने वसीम बारी की बात की, मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल अटल जी जम्मू कश्मीर में भाजपा के एक सीनियर लीडर माने जाते थे, गुल मोहम्मद वानी, उनको प्यार से अटल जी कहा जाता था, कश्मीर के अटल जी। उनको इसलिए हत्या हुई, भाजपा की सरकार ने उनकी सिक्योरिटी छीन ली। कांग्रेस के नहीं, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार भाजपा है, आप ये कह रहे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा कि कश्मीर में आतंकवाद की जो जमीन, आतंकवाद की जो दुकान पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है?
मैडम भाजपा यहाँ पे स्थिति सुधार क्यों नहीं पाई है? नहीं, आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए क्या किसी एक पार्टी विशेष को आप टारगेट कर सकते हैं कि कहाँ है अमन और कहाँ है शांति? स्थानीय तौर पर जिन्होंने कश्मीर में राज किया, जिन्होंने कश्मीर की ये दुर्दशा की, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप? मैडम मैं उनके बारे में कैसे कहूँ? वो तो सत्ता नहीं चलाने दें। सत्ता तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सत्ता चल रही है। जो भाजपा अपने लोगों को सुरक्षा नहीं फराहम कर पा रही। ठीक है आरपी सिंह जी, मुझे हरबंश सिंह जी के पास भी जाना है। ठीक है आरपी सिंह जी, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार मैं उनका रिएक्शन भी ले लूं, हरबख्श जी को भी मैं चर्चा में जोड़ लूं। हरबख्श जी, वो तस्वीरें देश भूला नहीं है जब बुरहान वानी के जनाजे के लिए भीड़ निकल गई थी कश्मीर की सड़कों पर। बड़ा सवाल यहां पर यह कि जिस तरह की पॉलिटिकल किलिंग, आतंकवाद जो तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, सिर्फ इसलिए कि एक युवा ने एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन लिया, उसमें अपना भविष्य बनाने का सपना देखा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मीनाक्षी जी, जो आज ये जितने भी लोग मर रहे हैं ना, मैं इनको भाजपा, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं बोलूंगा, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कश्मीरी थे, इनके जो भी अटैक कल हुआ पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। और जो बात आप लोग बार बार कहते हो, 9 लोग आपने गिने, इसमें आपने भूपिंदर सिंह जी नहीं गिना जो पीडीपी से ताल्लुक रखता था, अजय भारती जी नहीं गिना जो कांग्रेस से ताल्लुक रखता था। किलिंग इसमें पॉलिटिक्स नहीं बनाई, ये पॉलिटिकल किलिंग है, लेकिन किसी पार्टी की नहीं है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और मेन स्ट्रीम, और आज तक हम 8,500 लोगों की पहले भी कुर्बानी दे चुके हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की। आज आपने 9 नाम गिने। नहीं हरबख्श जी, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे, हरबख्श जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो ये पॉलिटिकल किलिंग है, ये पॉलिटिकल किलिंग हुई है, उसकी वजह कुछ और है, लेकिन आप कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ये आतंकवाद नहीं है? क्योंकि एक ही दिन पहले जब पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की अचीवमेंट बताया जाता है पुलवामा अटैक को, तो कैसे इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इस तरह से कश्मीर में जब परिस्थितियां बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे आतंकवादियों की सोच नहीं है, उनकी दुकान नहीं चल रही है? तो मीनाक्षी, किसने बोला ये आतंकवाद नहीं है? तो कहिए ना, खुलकर कहिए। इग्नोर किया, ये तो हम सफर कर रहे हैं। दिल्ली में बैठ के पैनलिस्ट का बोलना बड़ा आसान है। मैं सुशील जी के साथ किसी बात पे आज एग्री करता हूँ कि जो बताया जा रहा था 370 के बाद हम यहाँ डेवलपमेंट की, दूध की नदियाँ चलेंगी, यहाँ कोई किलिंग नहीं। मिलिटेंसी का कारण 370 है, मिलिटेंसी को प्रिवोक है 300। आज आप देखिए रोज किलिंग्स हो रही है, रोज लोग मर रहे हैं, रोज मिलिटेंट मर रहे हैं, रोज कश्मीरी मर रहा है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो हम लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर पर। कश्मीर में बीजेपी के 3 युवा नेताओं की गोली मारकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गए। कुलगाम की ये घटना, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर क्या कहा। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में जुड़े हुए हैं। हरबख्श जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि उस समय ये बात पूरी हो नहीं पाई। आपने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं की हत्या हो रही है, बीजेपी खुद अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, लेकिन यही वो बीजेपी है जिसके साथ आप सरकार चला रहे थे। आपकी नेता खुले मंच पर यह कह देती हैं कि उन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति है, जिनका इस देश के निशान में, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। इस तरह के बयान जो आते हैं, क्यों ना यह माना जाए कि वो देश विरोधी ताकतों को और आतंक पनपाने वाली ताकतों को हौसला देते हैं। हरबख्श जी, हरबख्श सिंह से हम संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको परिवार की तस्वीरें यहां पर लगातार दिखा रहे हैं। दिल तोड़कर रख देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि इस परिवार ने अपने बेटे को खोया है। आतंकवाद का शिकार बेटा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल हम लगातार यही उठा रहे हैं कि आतंकवाद की इस घटना में अगर एक कश्मीरी
दूसरे कश्मीरी को मार रहा है, तो इसके लिए आगे रास्ता क्या है परिस्थितियों को सुधारने की दिशा में? माजिद हैदरी साहब, ये सवाल मैं हरबख्श जी से भी पूछ रही थी, लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है कि जो लोग जिन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति है, जो देश विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, जो चीन से मदद मांग लेते हैं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए, क्यों ना ये माना जाए कि आतंकवाद की जमीन को और उपजाऊ बनाने में इनकी हरकतें मदद करती हैं? देखिए मीनाक्षी साहिबा, आतंकवादी आतंकी हमेशा कोशिश करेंगे, लेकिन एक अच्छी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वो वहां के नागरिकों की सुरक्षा को इंश्योर करे। पूरे भारतवर्ष में सब क्या हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष की हर चीज, वो भारत की धरती हो या भारत के नागरिक हो, सब बलि के बकरे बन गए भाजपा के लिए और भाजपा के इलेक्शंस के लिए। एक वोट के लिए भाजपा लद्दाख शायद चाइना को ही दे दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है सुसाइड का, उस पर आग लगाई जाए 3 महीने ताकि बिहार में कुछ फायदा हो, भाजपा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर में भाजपा के ही लीडर मरे। और जो मैंने आपसे बात कही थी ना अटल जी की, जो कश्मीर के अटल जी थे, आपने मुझे पूरी बात करने नहीं दी। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भाजपा की सरकार ने हटाई। भाजपा की सरकार जो जम्मू कश्मीर में है, वहां कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि उनकी करतूत कैसी है, वो क्यों सिक्योरिटी लोगों की हटा रहे हैं जिससे कि लोगों की जानें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत सी लोगों की जानों, जम्मू कश्मीर में माजिद हैदरी साहब, आप एक ज़हीन शख्स हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बड़ी तस्वीर की एक संजीदा डिबेट यहाँ पर हो रही है, एक बातचीत हो रही है। आतंकवाद किस दौर में हुआ? उस समय बीजेपी की सरकार थी क्या? कब शुरू हुआ आतंकवाद कश्मीर में? कैसे शुरू हुआ? अब क्या हमको उस पूरे इतिहास को यहाँ चर्चा में लाना पड़ेगा क्या बताने के लिए? मैं आपसे एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ, मैं बेहतर कश्मीर के लिए क्या हो सकता है, मैं उस दिशा पर आपसे बात कर रही हूँ। और आप बजाय कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात करें, आप तो एक विश्लेषक के तौर पर, कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए बात करिए। चलिए आरपी सिंह जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं उसके बाद सुशील पंडित जी के पास जा रही हूँ। बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सोच इसके लिए जिम्मेदार है। फवाद चौधरी बयान देते हैं। अरे आरपी सिंह जी, जाके देखिए। अरे आप हद पार करके, मैं माजिद हैदरी आपको कुछ समझदार था, परंतु आज आपने हद पार कर दी, इंसानियत की हद पार कर दी, आपने कश्मीरियत की हद पार कर दी। आप कश्मीरी और मुसलमान नहीं है, जो अपने आपका एक साथी, आपका कश्मीरी साथी, एक भारतवासी, एक मुसलमान की हत्या होती है, आप कहते हैं बिहार के चुनाव के चलते हत्या करा दी गई है। आपका हर बात है झूठा। 370 हटेगा, अमन आएगा, शांति आएगी। कौन सी शांति है? हर जगह कब्रिस्तान है, शमशान है। पूरे भारत के लोगों को बोल रहे हैं आओ बलि का बकरा बनो, मरो सब, यहाँ आके जमीन खरीदो। कह रहे हो कि ये जो हमारे साथी मारे गए, मेरे युवा साथी मारे गए, उनको बलि का बकरा बना के बिहार चुनाव के चलते हुए, ये जो सोच है, इसी सोच ने 70 साल में कश्मीर को खत्म किया है, इसी सोच ने कश्मीर को बर्बाद किया है। लद्दाख में आज चाइना का कब्जा है, आपने लद्दाख को बलि का बकरा बनाया। इस्लाम के नाम पर आप वहाँ हत्या कर रहे हो, इसी सोच ने गड़बड़ की कश्मीर में फायदा हो। इस्लाम के नाम पर आप दूसरे मुसलमान की हत्या करते हैं, इसी सोच ने गड़बड़ की है। वहाँ पर जो इस्लाम के नाम पर लगातार मुसलमानों की, दूसरे जो नीचे लोकतंत्र की बात करेंगे, जो देश में तिरंगे की बात करेंगे, उनकी हत्या की जाती है। हरबख्श जी, देखिए जो बात यहाँ पर हो रही है, नए कश्मीर की जब बात हो रही है, जब ये बात हो रही है कि वहां पर हालात सुधारे जाएं, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो वहां की चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती, अगर उन्हें तिरंगा उठाने में आपत्ति हो जाती है, वो देश विरोधी बयान देती हैं, कश्मीर के लिए चीन की मदद मांग लेते हैं, ऐसे लोग जो जिम्मेदार पद पर रहे हैं, आपकी पार्टी के हेड रहे हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं, क्यों ना माना जाए कि ये बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयान है? मीनाक्षी जी, आतंकवाद की जो बात कर रहे हैं आप, जैसे कहा हिस्ट्री, जब मिलिटेंसी उठी तब हमारी पार्टी वजूद में नहीं थी। दूसरी बात, जब चिट्ठी सिंहपुरा में नरसंहार हुआ, 36 सिख मारे गए, बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली पार्टी आपकी थी या नहीं थी? आतंकवादी बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली पार्टी आपकी थी या नहीं थी? आपकी पार्टी प्रेसिडेंट हरबख्श जी, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट बुरहान वानी को सांत्वना देने वाली थी या नहीं थी? हाँ या ना में इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, हमने कभी जब तक आप लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहेंगे, जब तक आप आतंकवादियों को बचाने की बात करते रहेंगे, कैसे आप नया कश्मीर और कश्मीर की बेहतरी की बात करेंगे? तिरंगे का जो अपमान किया उसकी माफी मांगो। हरबख्श सिंह, पहले तिरंगे का जो आप सरदार हो। एक सेकंड, आरपी सिंह जी का जवाब सुन लीजिए प्लीज। आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए ना, बात फिर ऐसी बहस में बीत जाएगी। प्लीज
आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का। हरबख्श जी को बोलने दीजिए प्लीज। हरबख्श जी, चेयर पे नहीं है। हरबख्श जी, मुझे ये समझाइए, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट जो स्टेटमेंट्स देती हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले स्टेटमेंट्स हैं या नहीं? कौन सा मिलिटेंसी को बढ़ाने वाला स्टेटमेंट? बुरहान वानी आतंकवादी जो है उसके साथ में सांत्वना उन्होंने दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, बताइए। दिखाया। जो कल महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया वो कल आपने आज क्यों नहीं दिखाया? कल वाले स्टेटमेंट में आपके जर्नलिस्ट कहाँ थे, उस पे क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले, आपने शायद वो रिपोर्ट देखी नहीं होगी, रिपोर्ट दिखाई थी, बताया था महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है। मुझे आप ये बताइए कि जब वो ये कहती हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी, इन बयानों का कश्मीर में क्या मैसेज जाएगा? मुख्यमंत्री नहीं है वो, क्यों आप लोग कश्मीर को सुलगाना चाहते हैं इस तरह की अलगाववाद की आग में? क्यों आप कश्मीरियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? हमारी पार्टी तब चीफ मिनिस्टर बनी है जब 370 इंटैक्ट था, जब हिंदुस्तान के साथ एक इलाहाद था, जब हिंदुस्तान ने हमारे कमिश्नर और उसी बीजेपी के साथ सरकार बनाई जिसके साथ आज आपको दिक्कत हो रही है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से हत्याएं हो रही है, पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही हैं। 35A और 370 उसी बीजेपी के साथ सरकार बनाई ना, क्योंकि कुर्सी चाहिए थी, कुर्सी चाहिए थी। एक्सेप्ट करिए ना, कुर्सी चाहिए थी, वरना उस पार्टी के साथ सरकार कैसे बनाई? पानी और तेल का मिलन कैसे हुआ सर? पानी और तेल का मिलन कैसे हुआ? क्यों कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? क्यों कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? किसको बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं कश्मीरियों को बेवकूफ? जिस बीजेपी के लिए आप इस वक्त ये बोल रहे हैं, जिस बीजेपी के लिए इस वक्त आप ये बोल रहे हैं कि उनकी वजह से पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, उनके साथ सरकार कैसे बनाई आपने? कैसे चलाई सरकार उनके साथ आपने? वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था? टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे झंडे को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये झंडे को जो हमारा स्टेट का फ्लैग था उसको मुझे बताइए, हिंदुस्तान के मुझे ये बताइए आप हरबख्श साहब, सुन लीजिए सवाल। मैं बस ये आखिरी सवाल पूछ रही हूँ आपसे, उसके बाद मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगी। आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कश्मीर की भलाई की बात हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती बड़े सपने देखती हैं कश्मीर के लिए, जैसे ही वो नजरबंदी से बाहर आती हैं, सुनिए सवाल सुनिए, नजरबंदी से वो बाहर आती हैं, नजरबंदी से बाहर आती हैं, उस फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ वो बैठ के मीटिंग करती हैं, वहां पर गुपकार रोड में बैठकर कहवा पीती हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि चीन को बुला लो मदद के लिए, कश्मीर के लिए जो चीन को बुलाना चाहते हैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी कहवा पी रही है वहां बैठकर गुपकार रोड में। गुपकार रोड के आलीशान बंगले में नजरबंदी से बाहर आते ही महबूबा मुफ्ती कहवा पी रही हैं, माफ कीजिए, फारूक अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ, उन फारूक अब्दुल्ला के साथ जो कहते हैं कि चीन को लाइए, चीन आर्टिकल 370 रिस्टोर करेगा। आप लोग क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीरियों को? सवाल ये है, हमारे साथ गवर्नमेंट क्यों बनाई? 1999 से लेके आज तक पीडीपी का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है। बीजेपी को पूछिए जिन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट बनाई। मैं समझ गई, आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है सर, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि जब राजनीतिक विचारधाराओं से कुर्सी के लिए समझौते हो जाते हैं तो कोई जवाब नहीं बचते। सुशील पंडित जी, मैं थोड़ा सा एक बड़ी तस्वीर की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी, जिस पर मैं आपसे जवाब भी चाहूंगी। जिस दशक में आतंकवाद की शुरुआत कश्मीर में हुई, तथाकथित आतंकवादियों का एक मकसद भी उस वक्त बड़ा टर्म ये कॉइन किया गया था कि बड़ी आजादी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी कहा गया कि उसमें एक धार्मिक एंगल भी है। कश्मीरी पंडित तो निकल गए ना वहां से। आज हम क्या देख रहे हैं? कश्मीरी मुस्लिम दूसरे कश्मीरी मुस्लिम को मार रहा है। मकसद कहां है यहाँ पर? बातचीत क्या होगी यहाँ पर? जी मीनाक्षी जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा और ये बड़ी तस्वीर यही है। 30 साल धैर्य रखकर, सब्र रखकर इस देश ने एक जनादेश दिया। वो जनादेश था नीतियों में परिवर्तन का, वो जनादेश था कश्मीर में जिहाद का जबड़ा उखाड़ने का। लेकिन जिन राष्ट्रवादी ताकतों को ये जनादेश मिला, वो जिहाद का दिल जीतने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जिहादियों के हाथ में तिरंगा थमाकर उनके मुंह से भारत माता की जय बुलवाना है, उनका विश्वास जीतना है। ये मूर्खता वो राष्ट्रवादी ताकतें कर रही हैं जिनके अपने बेटे और भाई आज खो रहे हैं, जमीन पर गोलियों का निशाना बन रहे हैं। तो कहां रास्ता भूल गए ये लोग, ये देखने वाली बात है। आप कश्मीर में हिंदुओं से खाली करा ली गई घाटी को अब मुसलमान को मारने पे लगा हुआ है, क्योंकि हिंदू ढूंढने पे नहीं मिलता है।
यही हाल पाकिस्तान में है। आप इस बीमारी को समझ नहीं रहे हैं। इसको आपको जल्दी से जल्दी समझना पड़ेगा, वरना एक बड़ी तस्वीर की तरफ यहां पर सुशील पंडित इशारा कर रहे थे। और आज की इस पूरी बातचीत के अगर निष्कर्ष पर भी जाएं तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर कश्मीरी युवा दूसरे कश्मीरी युवा को निशाना बना रहा है तो यहां पर इस तस्वीर को सुधारने के लिए राजनीतिक हितों को पीछे रखकर आगे बढ़ना होगा। तब जाकर कश्मीर, जिसे हम जन्नत कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो वाकई जमीन पर स्वर्ग की किसी तस्वीर में दिखाई दे सकता है। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी थी तो इस बातचीत को यहीं विराम दे रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। के दौरे पर हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के घर वो पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। अंतिम विदाई की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। बेहद करीबी रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केशुभाई पटेल के साथ रहा। अपने राजनीतिक गुरु के तौर पर उन्होंने हमेशा केशुभाई पटेल को देखा। निधन के बाद भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उनके लिए किसी पिता तुल्य शख्स के जाने जैसा था। वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।